हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया सब्जेक्टिव सेक्शन का आप लोगों का सेट नंबर 2। इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 को बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किए थे। मैं कोशिश किया था कि आप लोगों को वो क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकूं जो आपके पेपर में डायरेक्टली आए, साथ ही साथ साधारण लैंग्वेज में। बहुत सारे स्टूडेंट्स इतने लगातार कमेंट करते आ रहे हैं कि सर हमें इकोनॉमिक्स से डर लग रहा है। नहीं मेरे भाई, डर क्या है, जीत है। कोशिश कीजिए, डर जो शब्द आप बोल रहे हैं ना उसके बदले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर आपका माइंड फ्रेश हो जाएगी। टेंशन नहीं लेना है, बस बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा। याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स का पेपर बहुत सिंपल आएगी, इतना बात तो याद रखिए। कम से कम इंग्लिश कोर का पेपर बहुत टफ था, कॉमर्स और साइंस का इजी था। कॉमर्स और साइंस का इकोनॉमिक्स का पेपर टफ था, आप लोगों का इजी होगी। टेंशन थोड़ा सा भी नहीं लेना है, लेकिन हाँ चीजों को समझना चाहिए। क्वेश्चन एग्जामिनर इस साल, अगर मैं इस साल की मैं बात करूं 2024 का, तो स्टूडेंट्स को ना एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछ रहे। क्या कर रहे हैं? घुमा फिरा कर पूछ रहे। तो स्टूडेंट्स को लग रहा है कि ये तो हमारे सिलेबस में है नहीं। कभी कोई ऐसा स्टूडेंट्स है जिन्होंने कह रहे सर ये हमारे बुक में तो है ही नहीं, जबकि थ्योरी लेक्चर से पूरा भरपूर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को पूछे जा रहे हैं। चलिए आज हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन को मैं बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले देखिए कि सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता के बीच संबंध को स्पष्ट करें। अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए 140 सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारी टीम ने तैयार किए, लेकिन सारा क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके पेपर में तो 22 से क्वेश्चन आएगी, यस या नो। तो मैं कोशिश करूंगा वो क्वेश्चन प्रोवाइड करने की जो टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता के बीच जब भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले आपको ये डायग्राम बनाना होगा। अगर आप डायग्राम को बना देते हैं तो 3 में से 1.5 मार्क्स सबका फिक्स हो गया। कितना? 3 में से 1.5 मार्क्स सबका यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता के बीच के संबंध को निम्नलिखित चित्र द्वारा हम लोग स्पष्ट कर सकते हैं। कैसे सर? तो देखिए पॉइंट नंबर 1, जब कुल उपयोगिता बढ़ती है, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता घटती है। जैसे जैसे कुल उपयोगिता बढ़ेगी, मेरे भाई देखिए जैसे जैसे कुल उपयोगिता बढ़ रही है, जैसे टोटल आपका यूटिलिटी बढ़ रही है मेरे भाई, वैसे वैसे टोटल आपका देखिएगा, मेरे बात को क्या मैं बोल रहा हूं समझिएगा। जैसे जैसे कुल उपयोगिता बढ़ेगी सीमांत उपयोगिता घटती जाएगी। समझ पा रहे ना मेरे बात को? समझिए मेरे भाई क्या बोल रहा हूं। डायग्राम अगर बना लिए तो सोचिए आपका बल्ले बल्ले हो गया। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ जाए तो बहुत सिंपल है। अगर डायग्राम अगर आप सिर्फ लिख लेते हैं ना, ये ऑटोमेटिक क्या ऑटोमेटिक आपके पास दौड़ कर आएगी आपकी कलम पे। ठीक है, समझिएगा। जैसे जैसे सीमांत कुल उपयोगिता बढ़ती है वैसे वैसे सीमांत उपयोगिता घटती है। जब कुल उपयोगिता मान अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता मान 0 होता है। कई बार पढ़ा चुका हूं अभी तक। जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता घटती है, तो सीमांत उपयोगिता घटती है। जब कुल उपयोगिता अपनी अधिकतम बिंदु पर पहुंचती है, जब कुल उपयोगिता अपने अधिकतम बिंदु पर पहुंचती है, कहां मेरे दोस्त? अधिकतम बिंदु पर पहुंचती है, तो याद रखिए तब सीमांत उपयोगिता 0 होती है, तब सीमांत उपयोगिता 0 होती है। डाउट है बताइए? इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। डायग्राम बेस, डायग्राम अगर आ जाए ऑटोमेटिक आपके कलम पे दौड़ कर आएगी और आपको लिखा के कहेंगे कि इस तरह से नहीं, इस तरह से लिखो। पॉइंट नंबर 3, जब कुल उपयोगिता घटने लगती है। अब जब क्या हुआ, कुल उपयोगिता धीरे धीरे घटने लगती है, सॉरी आपका कुल उपयोगिता धीरे धीरे जैसे घटने लगती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। सर ऋणात्मक कैसे होगी? देखिए मेरे भाई, सीमांत कुल उपयोगिता जैसे जैसे बढ़ी अधिकतम बिंदु पर पहुंची, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे घटती गई। तो जैसे कुल उपयोगिता घटेगी सीमांत उपयोगिता हमेशा ऋणात्मक हो जाएगी। यही पॉइंट नंबर 3 में कहा गया था। और ये क्वेश्चन 100 नहीं, मैं 500% में बोलूंगा मेरे भाई कि ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन छप रहा है। इन तीनों में से क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन आएंगे समझिएगा। जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता का मान कैसा होता है? जब कुल उपयोगिता अपने अधिकतम बिंदु पर पहुंचती है तो सीमांत उपयोगिता का मान कितना होता है? 0 होता है। जब कुल उपयोगिता घटने लगती है तो सीमांत उपयोगिता का मान क्या आता है? ऋणात्मक होता है। उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में आ गया होगा। डन कर दीजिए अगर समझ में आ गया तो। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पेपर में जो जिसके रिकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं टॉप ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मेरे भाई एक क्वेश्चन को देखते हैं। मांग में संकुचन तथा मांग में कमी के बीच अंतर स्पष्ट करें। देखिए मांग में संकुचन और मांग में कमी के बीच आपको अंतर स्पष्ट करने के लिए कहा है। पॉइंट नंबर 1, याद रखिएगा, जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, जब भी किसी वस्तु के दाम बढ़ जाता है उसकी मांग की मात्रा में कमी होती है और उसकी मांग घट जाती है।
आप बताएं, अभी हम लोग गुटखा खाते हैं ना, मैं नहीं खाता हूं जी, आप खाते हैं, मत खाया कीजिए, हानिकारक है। जब भी कोई व्यक्ति गुटखा खा रहे 5 रुपया का, दिन भर में कितना खा लेते हैं, जो लगातार खाते हैं, मान लेते हैं 5 खा लेते हैं, कितना होगा 25 रुपया। लेकिन गुटखा का दाम अगर 50 रुपया कर दे तो क्या वो 5 खा पाएगा? नहीं खाएगा, 2 खाएगा। तो इस तरह से बोलेंगे जैसे जैसे किसी वस्तु की दाम बढ़ती है उसकी मांग घट जाती है। जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो तो उसकी मांग कमी हो जाती है। मांग क्या हो जाती है? घट जाती है। तो ऐसे मांग को संकुचन मांग कहते हैं। संकुचन मांग किसे कहते हैं? समझ में आ गया ना? जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, मांग घट जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं सर संकुचन मांग। जब कीमत स्थिर हो, जब कीमत आज भी 5 रुपए का गुटखा है, कल भी रहेगी 5 रुपया का, इसको बोलते हैं स्थिर, बैलेंस। जब कीमत स्थिर हो तथा अन्य तत्वों में परिवर्तन से समान कीमत पर कम मात्रा की मांग की जाती है तो ऐसे में मांग का संकुचन कहते हैं। ठीक इसका ऑपोजिट। इसका कारण कीमत में परिवर्तन है। इसका कारण एक ही कारण है, मांग को हम लोग कम क्यों करते हैं? जब कीमत में परिवर्तन होगा, कीमत ज्यादा होगी तभी तो मांग को हम लोग घटाएंगे ना। इसका कारण अन्य तत्वों में परिवर्तन होना है। पॉइंट नंबर 3, इससे मांग वक्र में दाएं से बाएं, नीचे से और की ओर गति के द्वारा दर्शाया जाता है। इससे क्या होता है समझिएगा, इससे ये होता है, इससे मांग वक्र में दाएं से बाएं की ओर, ऊपर की ओर गति के द्वारा दर्शाया जाता है। इसे मांग वक्र में बाएं और परिवर्तन द्वारा दर्शाया जाता है। जिस तरह से आप यहाँ पे मांग वक्र को इसलिए देख सकते हैं, यह है सर हम लोग का मांग का संकुचन, मांग का परिवर्तन। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को यह भी क्वेश्चन इजीली से समझ में आ गया। अब आ गया सर मैथ का क्वेश्चन। आपके पास क्या आ गया मेरे दोस्त? बोलिए, मैथ का क्वेश्चन आ गया है। और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पे नहीं पूछेगा, ये क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। इसको ध्यान से समझते हैं हम लोग। क्या मेरे दोस्त? क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से समझते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्या है मेरे भाई? बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझना बहुत जरूरी है। समझते हैं। मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं, अगर आपके पास क्वेश्चन है तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन 2016 से कंटिन्यू पूछते आ रहे हैं। जब कोई वस्तु, और हाँ एक बात मैं बताना भूल गया, ये आप लोगों का लेक्चर नंबर 2 है। इस तरह से तीसरा और चौथा में जस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। जब कोई वस्तु 5 रुपया में बिक रही थी, वस्तु मतलब मेरे भाई प्राइस, P1 5 रुपया, तो उसकी मांग का मतलब क्वांटिटी, Q1 100 रुपीज थी सर। अब वस्तु का मूल्य बदलकर, पहले P1 था, P2 बदलकर हो गया सर 8 रुपया। अब आ गया सर Q2 कितना हो गया सर? याद रखिएगा 5 रुपया 50 इकाई। ठीक है, जब किसी वस्तु का दाम था 5 रुपया तो हम लोग 100 को खरीदते थे। अब वस्तु का दाम बढ़कर हो गया 8 रुपया, हम लोग खरीदेंगे 50 को। यस या नो मेरे दोस्त? बता दीजिए एक बार। अब यहां से ना हमको वैल्यू निकालना है, डेल्टा P इक्वल टू, फिर लिखना है सर डेल्टा Q हमको निकालना है। डेल्टा P निकालने के लिए मेरे दोस्त क्या करना होगा? तो याद रखिएगा सबसे पहले P2 माइनस P1 करना होगा। तो देखिए P2 कितना है सर? आपका 8, कितना है 8, और P1 कितना है सर 5। इस तरह से मैं बोल सकता हूं सर डेल्टा P का वैल्यू कितना आ गया 3। डन कर दीजिए, समझ में आ गया तो। चलिए अब आते हैं सर अगला है सर डेल्टा Q निकाल। डेल्टा Q का फॉर्मूला आता है Q2 माइनस Q1। Q2 का वैल्यू दिया है सर कितना? Q2 का मतलब 50, लिखते हैं सर 50, माइनस Q1 का वैल्यू दिया है सर 100, कितना दिया हुआ है 100। अब 50 में से 100 को माइनस करेंगे तो माइनस 50। इस तरह से मैं बोल सकता हूं सर डेल्टा Q का वैल्यू आ गया सर माइनस 50। क्या मेरे दोस्त अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आए, क्या आप लोग सॉल्व कर सकते हैं या नहीं? जल्दी से बता दीजिए मेरे भाई, क्या आप लोगों को समझ में आया या नहीं? डेल्टा Q का वैल्यू भी निकल चुका है हमारे पास और डेल्टा P का भी हम लोगों के पास वैल्यू निकल चुका है, और कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त। कहा है क्या? मूल्य लोच ज्ञात करें। क्या मेरे भाई एक बार आप लोग बता दीजिए, क्या कहा है कि मूल्य लोच ज्ञात करें? क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है? मूल्य लोच ज्ञात करें। चलिए मेरे दोस्त मैं मूल्य लोच ज्ञात करता हूं। मूल्य लोच का भी ना एक फार्मूला होता है। क्या मेरे भाई? मूल्य लोच का भी एक फार्मूला होता है। सर यह फार्मूला क्या है? चलिए मेरे भाई देखते हैं। मूल्य लोच को सिंपल सा भाषा में हम लोग इंडिकेट करते हैं ईडी। क्या मेरे दोस्त? ईडी इक्वल टू लिखते हैं सर डेल्टा Q। क्या लिख लेंगे मेरे भाई? डेल्टा Q बट्टा डेल्टा P। यस या नो? इनटू करेंगे सर, याद रखिएगा P1 अपन P2, सॉरी P1 अपन Q1। ठीक है, P1 अपन Q1। ये है सर किनका फॉर्मूला? खुद के बताएंगे मेरे भाई। क्या खुद के बताएंगे? क्या है सर? मांग का, याद रखिएगा लोच का फॉर्मूला है, जो मैं एक बार नहीं कई बार आप लोगों को अभी तक मैं बता
चुका हूं। एक बार कह दीजिए सर कि आपने नहीं बताया, फिर मैं मान जाऊंगा। मैं बता चुका हूं ना मेरे भाई कि ईडी का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू P1 अपॉन P1 अपॉन PQ1। ठीक है, चलिए सर अब इनको ना हम लोग सॉल्व करते हैं। डेल्टा क्यू का वैल्यू दिया है सर -50। ओके सर, डेल्टा पी का वैल्यू दिया है सर 3 इंटू, ओके सर समझ में आ तो आ रहा है। P1 का वैल्यू कितना दिया सर, P1 का वैल्यू दिया था 5। ओके सर लिख लिए। Q1 का वैल्यू दिया था सर कितना, Q1 का वैल्यू 100, तो लिखते हैं सर 100। यस यू नो, देखिए 50 दूनी 100, क्या मेरे दोस्त 50 दूनी कितना हो जाएगा मेरे भाई, 50 दूनी हम लोग बोल सकते हैं सर 100। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 50 दूनी हो जाएगा हम लोग का 100। एक बार बता दीजिए कि आप लोगों को समझ में आया, 50 दूनी कितना हो जाएगा 100। मैं छोटा कर दिया हूं ताकि आपको मैं यहीं पे एक बार अच्छी तरह से बता सकूं। क्या आप लोगों को सारा चीज दिख रहा है, बिल्कुल सारा चीज आप लोगों को दिख रहा है। 50 दूनी 100 कर दिया हूं सर, याद रखिएगा मेरे दोस्त। क्या आप लोगों को समझ में आया। अब क्या करते हैं मेरे भाई, याद रखना है लेकिन भूलना नहीं है कि अब -50 था, माइनस को भूलना नहीं है। 5 को -1 से गुना करेंगे तो 5 और 5 6 दूनी 3 दूनी 6, तो मैं बोल सकता हूं सर कि याद रखिएगा जब मैं 5 को 6 से डिवाइड करूंगा तो आएगा सर 0.83333 आते रहेगा। ठीक है, ये है सर हम लोग का आंसर। लेकिन सर माइनस लगाना है, माइनस नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी कीमत रोज हमेशा माइनस में होता है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से मैं बोल सकता हूं सर इसका आंसर डन कर दीजिए अगर समझ में आ गया हो तो। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगी मेरे दोस्त कि आप लोग सॉल्व कर लेंगे, एक बार बता दीजिए। क्या एकदम याद रखना है, P1 पहला P1 पहला, उसके बाद Q1 P2 Q2। डेल्टा कैसे निकालेंगे, P2 माइनस P1। डेल्टा Q कैसे निकालेंगे, Q2 माइनस Q1। क्या आप लोग इस तरह से अगर सिंपल सा क्वेश्चन आए और ये क्वेश्चन आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव में भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि मान किलोज का फॉर्मूला बताएं, तो आपको इस तरह से फॉर्मूला बताना होगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। अल्पकालीन सीमांत लागत का वक्र यू आकार का क्यों होता है। अल्पकालीन सीमांत लागत का वक्र जो है यू आकार का क्यों होता है। परिवर्तनशील के अनुपात का नियम लागू होने के कारण अल्पकालीन सीमांत लागत SMC यानी यू आकार की होती है। परिणाम स्वरूप अल्पकालीन सीमांत लागत की रेखा दिए गए कारक मूल्य के साथ प्रारंभ में गिरती है और न्यूनतम बिंदु तक पहुंचने के बाद इससे वृद्धि होने लगती है। अतः अल्पकालीन सीमांत लागत यू आकार का होती है और इस तरह से इसका डायग्राम आप लोगों को बनाना होगा। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 1-2 मार्क्स का नहीं मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपके पेपर में 5 मार्क्स का आएगा। ठीक है, चलिए सीमांत उत्पादन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको इंपॉर्टेंट नहीं है उसको ध्यान नहीं देना है। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ति क्या है, व्हाट इज सप्लाई, व्हाट इज डिमांड। कल ही मैंने बताया था कि डिमांड किसे कहते हैं, व्हाट इज सप्लाई। सप्लाई क्या है मेरे भाई, पूर्ति से अभिप्राय एक वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं से है जो एक बाजार में एक निश्चित समय पर उत्पादक भी विभिन्न कीमत पर बेचने के लिए तैयार रहती है। देखिए पूर्ति क्या है, सप्लाई। मेरे पास सप्लाई क्या है बताइए, मेरे पास रहेगी तभी जब मैं सप्लाई करूंगा। मेरे पास है ये नहीं है मेरे पास माल, मैं सप्लाई कर पाऊंगा, बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। समझिएगा, पूर्ति से अभिप्राय एक वस्तु की उन विभिन्न मात्रा से है जो एक बाजार में एक निश्चित समय पर उत्पादक विभिन्न कीमतों पर बेचने के लिए तैयार रहती है, इसी को बोलते हैं सर पूर्ति। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 3 मार्क्स का भी आ सकता है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में 2 मार्क्स का भी आपसे पूछा जा सकता है। पूर्ण प्रतियोगिता, अब ये क्वेश्चन को जब मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, सारा दुनिया की बातें को भूल जाएं और ध्यान से सुनिए इसको, बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। पूर्ण प्रतियोगिता से क्या अभिप्राय है, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है। पूर्ण प्रतियोगिता की जो विशेषता है, विशेषता का मतलब खासियत, मेरे अंदर क्या ऐसा गुण है कि लोग हमें पसंद करेंगे, आपके अंदर क्या ऐसा गुण है कि आपको पसंद करेंगे। ठीक इसी तरह से पूर्ण प्रतियोगिता से क्या अभिप्राय समझेगा। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का वह स्थिति है, मार्केट का वह स्थिति है जिसमें क्रेता तथा विक्रेता की संख्या बहुत अधिक होती है। जैसे हम लोग कहीं मार्केट जाते हैं ना जी, धनबाद का मार्केट, रांची का मार्केट, बोकारो का मार्केट, गिरिडीह का मार्केट जाते हैं ना, बहुत सारे बेचने वाले होते हैं और बहुत सारे खरीदने वाले होते हैं। दैट इज कॉल्ड ऑफ पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। जहां पे बहुत सारे बेचने वाला हो, बहुत सारे खरीदने वाला हो, उसे हम लोग कहते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। क्या आज के बाद अगर आपसे कोई सिंपल भाषा में पूछेंगे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार किसे कहते हैं, मेरे दोस्त इसका आंसर बता देंगे ना, डन कर दीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें क्रेता तथा विक्रेता की संख्या बहुत अधिक होती है, एक समान वस्तुओं का उत्पादन होता है और एक ही समान वस्तु का
उत्पादन होता है। इस बाजार में वस्तु की एक ही कीमत प्रचलित होती है। अगर मेरे दुकान पे अगर इस कलम का दाम, मेरे भाई उस मार्केट में तो बहुत सारी दुकान होगी, सारा दुकान में कलम बिक रहा होगा। अगर इस कलम का दाम अगर मान लेते 6,000 रुपया है मेरे पास, तो ये दूसरा दुकान में भी इसका प्राइस 6,000 ही होगा, ना ही ज्यादा ना ही कम। तो बोल सकते हैं इसका भी 6,000 ही होगा, तीसरा दुकान पे भी। अब आते हैं सर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, समझ में आ गया मेरे भाई। ऐसा बाजार याद रखिए, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, बाजार की वह स्थिति है जहां पे बहुत सारे क्रेता बहुत सारे विक्रेता होती है, दैट इज कॉल्ड ऑफ पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। आते हैं सर विशेषता देखते हैं, विशेषताओं को देखते हैं एक एक पॉइंट को, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले मैं जूम करता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से दिखे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या, इनकी अत्यधिक संख्या। क्रेता खरीदने वाले, विक्रेता बेचने वाले, क्रेता और विक्रेताओं की अत्यधिक संख्या। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। मैंने जस्ट बताया पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, जिसके कारण कोई भी क्रेता अथवा विक्रेता बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर सकते, जिसके कारण कोई भी क्रेता अथवा विक्रेता बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती है, ठीक है। मतलब इसके मतलब समझ में आ रहा है क्या, मेरा पास अगर मान लेते पूरे मार्केट में मैं ही सिर्फ कलम बेच रहा हूं, तो मेरा मन 50 रुपए कलम का अगर 100 रुपए में भी बेचने का मन करेगा ना, तो मैं बेच सकता हूं। लेकिन इससे क्या हो रहा है कि हम लोग प्रभाव नहीं डाल सकते, ठीक है। किस बाजार में? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। समरूप वस्तु, सिमिलर गुड्स, इस बाजार में सभी क्रेताओं द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं की इकाई समरूप होती है। इस बाजार में सभी क्रेताओं द्वारा बेची जाने वाली वस्तुएं क्या होती है? समरूप होती है। आते हैं सर पॉइंट नंबर 3 में, याद रखिएगा पॉइंट नंबर 3 है क्या? फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और निकास। पूर्ण प्रतियोगिता में कोई भी नए फर्म का उद्योग में प्रवेश कर सकती है तथा कोई भी पुराने फर्म उद्योग से बाजार जा सकती है। इस प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों के उद्योग में आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई भी व्यक्ति आकर यहाँ पे सामान को बेच सकता है, कोई भी व्यक्ति यहाँ से सामान को जाकर खरीद सकता है। यही है सर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक खूबसूरत, याद रखिए क्या, बाजार की कीमत, ठीक है। आते सर बाजार कीमत और सामान्य कीमत में अंतर स्पष्ट करना है। क्या करना है? बाजार कीमत और सामान्य कीमत में अंतर स्पष्ट करना है। देखते हैं मेरे भाई क्या अंतर है इसमें। बाजार कीमत पूर्ण प्रतियोगिता बाजार दशा में आते अल्पकाल अथवा बाजार अवधि में निर्धारित होती है। बाजार कीमत इसको बोलते हैं, किसको? समझ में आ रहा है? अच्छा मैं समझा रहा हूं, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? या तो ऐसा नहीं है ना मैं कि सिर्फ चीखते जा रहा हूं, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं इससे आपका पढ़ाने का तरीका सही नहीं है, आप हम लोगों के बीच बीच में बात बोलते हैं, मोटिवेट करते हैं, ये सब सही नहीं है। क्या आप लोगों को ऐसा लगता है मेरे भाई कि जो बीच बीच में आपको बताता हूँ ये आप लोगों के जीवन के लिए, आपके आने वाले भविष्य के लिए खराब है? ऐसा तो नहीं है ना। मैं वही चीज बताता हूं मेरे लाल जो हमारे साथ गुजरती है, हमारे आसपास के वातावरण में हमें जो देखने को मिलता है, मैं रियलिटी बताता हूं। कुछ लोगों को याद रखिएगा दर्द हो सकता है, लेकिन बात सच है, कड़वी हो सकती है, ठीक है। बात क्या है? कड़वी है लेकिन सच है, याद रखिएगा। बाजार कीमत पूर्ण प्रतियोगी बाजार दशा में अति अल्पकाल अथवा बाजार अवधि में निर्धारित होती है। सामान्य कीमत पूर्ण प्रतियोगी बाजार में दीर्घकालीन में मांग तथा पूर्ति की शक्ति द्वारा निर्धारित होती है। किसके द्वारा? पूर्ति की शक्ति द्वारा हम लोग इसको निर्धारित करती है। याद रखिएगा इस कीमत निर्धारण में वस्तु की मांग वस्तु की पूर्ति की तुलना में अधिक प्रभाव पड़ती है। एक बार इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार आप लोग इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं ताकि आगे क्वेश्चन को अच्छी तरह से मैं बता सकूं। अब आते हैं सर ये क्वेश्चन को मैं जितना भी तारीफ करूं बहुत कम है। क्या मेरे दोस्त? जितना भी तारीफ करूं बहुत कम है। समझिए मेरे भाई क्या कहते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता और एक अधिकार बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता किसे कहते हैं? ऐसे बाजार जहां पे बहुत सारे क्रेता बहुत सारे विक्रेता हो, एक ही प्रकार के वस्तुओं का क्या हो? विक्रय हो, उसी को हम लोग बोलते हैं पूर्ण प्रतियोगिता। पॉइंट नंबर 1, औसत आगम और औसत आगम, याद रखिएगा औसत आगम और सीमांत आगम दोनों बराबर होती है। एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू दोनों इक्वल होती है। कहां पे? पूर्ण प्रतियोगी बाजार में। समझ में आ रहा है? डन कीजिएगा, ठीक है। औसत आगम सीमांत आगम से अधिक होती है। औसत आगम एवरेज रेवेन्यू अधिक होगी मार्जिनल, याद रखिएगा मार्जिनल रेवेन्यू से। याद रखिएगा मेरे दोस्त, क्या समझ में आ रहा है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में औसत आगम और सीमांत आगम दोनों बराबर होती है। एक अधिकार बाजार में अगर मैं बात करूं औसत आगम सीमांत आगम से अधिक होती है। पॉइंट 2, वस्तु की कीमत सीमांत लागत के बराबर होती है। वस्तु की कीमत सीमांत लागत के बराबर होती है।
वस्तु की कीमत सीमांत लागत से अधिक होती है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? वस्तु की कीमत सीमांत लागत के बराबर होती है। यहां पे वस्तु की कीमत सीमांत लागत से अधिक होती है। पॉइंट 3, दीर्घकाल में केवल स्थिर लागत दशा में उत्पादन संभव है। दीर्घकाल में केवल स्थिर लागत दशा में उत्पादन संभव है। दीर्घकाल में घटती लागत, स्थिर लागत एवं बढ़ती लागत तीनों दशाओं में उत्पादन एवं संतुलन संभव है। याद रखिए क्या है? संभव है। अभी इतना पॉइंट मैं आपको बता दूंगा ना मेरे दोस्त कि याद रखिएगा। 10 में से 2-4 पॉइंट भी याद रखेंगे तो इजीली से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दीर्घकालीन में केवल सामान्य लाभ की दशा संभव है। लॉन्ग टर्म में दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ की दशा संभव है। दीर्घकाल में केवल लाभ ही मिलता है, चाहे लागत घटती हो या स्थिर या बढ़ती हो। एक अधिकार बाजार की खूबसूरती है। उत्पादन स्तर अधिक और कीमत कम होती है। इसमें उत्पादन स्तर अधिक होती है और इसमें याद रखिएगा क्या होती है? कीमत कम होती है। कीमत ऊंची होती है, उत्पादन स्तर कम होती है। उसका अपोजिट। फर्म अपने अनुकूलतम आकार पर संतुलन में होती है। फर्म अपने अनुकूलतम आकार में से कम पर संतुलन होती है। इसमें सेम टू सेम रहती है, इसमें कम होती है। इसमें बराबर होती है, इसमें अधिक होती है। यही तो था फंडा, तब से हम यही समझा रहे थे आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन पर आगाज करते हैं। सर संतुलन कीमत उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा। अल्प अधिकार बाजार किसे कहते हैं? मैंने अभी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के बारे में आपको डिस्कस करवाया। अब मैं लेके चलता आपको नैया पार, जहां पे बताऊंगा सर अल्प अधिकार बाजार किसे कहते हैं। अल्प अधिकार बाजार की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कुछ उत्पादक समरूप अथवा विवेकशील वस्तु उत्पादन करते हैं। यदि वह एक दूसरे के प्रतियोगी होते हैं तो गला काट प्रतियोगिता की होती है, तथा यदि वह संघ बना लेती है तो एक अधिकार जैसी अवस्था बन जाती है। एक अधिकार बाजार की क्या क्या विशेषताएं हैं समझते हैं। विशेषता क्या होती है? पहला विशेषता मेरे भाई कि इस बाजार में थोड़ी संख्या में बड़ा उत्पादक बड़ी संख्या में क्रेता होती है। पॉइंट 2, इस बाजार में एक अधिकार तथा एक आधिकारिक प्रतियोगिता की विशेषता पाई जाती है। पॉइंट 3, उद्योगों की विभिन्न फर्म में कीमत उत्पादन संबंधित निर्भरता पाई जाती है। उद्योग में कीमत स्थिरता पाई जाती है, अर्थात वस्तु की कीमत एक बार निश्चित हो जाती है तो दीर्घकाल के लिए टिके रहती है। मतलब यहाँ पे आपको हम अधिक के बाजार में एक बात, इसमें हम लोग अल्प अधिकार बाजार में एक सीख मिलता है कि अगर एक वस्तु का प्राइस अगर फिक्स हो गया है तो लॉन्ग टर्म के लिए इस वस्तु का प्राइस उतना ही रहेगी, ना घटेगी ना बढ़ेगी। ठीक है, चलिए आगे क्लास देखते हैं। सर आगे क्लास में हम लोग को क्या देखना है मेरे दोस्त? चलिए आगे क्लास में हम लोग को एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक फिर से देखना है। याद रखिए मुद्रा प्रवाह क्या है? व्हाट इज मनी फ्लो? मनी फ्लो क्या है? साधनों सेवाओं के बदले फर्म परिवारों को सेवा भुगतान करती है तथा वस्तु पूर्ति के बल परिवार, याद रखिएगा मेरे भाई, फर्मों के वस्तुओं का भुगतान करती है। इस प्रकार फर्म से परिवार को और परिवार से फर्म को, फर्म से परिवार को और परिवार से फर्म को, याद रखिएगा क्या होती है? मुद्रा का भुगतान किया जाता है। इसे मुद्रा प्रवाह कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? मुद्रा प्रवाह कहते हैं। मुद्रास्फीति क्या है? अब आते हैं मेरे दोस्त की मुद्रास्फीति क्या है। मुद्रास्फीति या महंगाई किसी अर्थव्यवस्था के समय के साथ विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत में होने वाली एक सामान्य बढ़ोतरी को कहते हैं। जब सामान्य मूल्य बढ़ती है, जब भी सामान्य मूल्य क्या होती है? बढ़ती है, तब मुद्रा की हर इकाई की कार्य शक्ति घटने लगती है। अर्थशास्त्री मानते हैं कि आवश्यकताओं से अधिक मुद्रा छपने से मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। मुद्रास्फीति से विपरीत अपस्फीति डेफ्लेशन होती है। इससे समय के साथ साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में गिरने लगती है। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार। जो नहीं समझ में आ रहा है उसको आप लोगों को स्क्रीनशॉट लगा के रखना है। राष्ट्रीय आय क्या है? नेशनल इनकम। व्हाट इज नेशनल इनकम? ठीक है, किसी देश या राष्ट्र में एक वर्ष के अंतर्गत, सर एक वर्ष का मतलब 1 अप्रैल टू 31 मार्च, मेरे दोस्त याद रखिएगा 1 अप्रैल टू 31 मार्च, याद रखिएगा। किसी देश या राष्ट्र में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग को, शुद्ध प्योर मूल्य के योग को ही राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम कहते हैं। या देश की कुल जनसंख्या, देश में जितना भी पॉपुलेशन है, देश की कुल जनसंख्या द्वारा अर्जित राशि राष्ट्रीय आय है।
दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय के बारे में आकलन किया था 1860 में अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये पुस्तक किसने लिखा था? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो दादा भाई नौरोजी ने लिखा है मेरे भाई। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की पुस्तक का लेखक कौन है? तो बताएंगे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। चलिए मेरे भाई समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। प्रति व्यक्ति आय क्या है? पर कैपिटल इनकम, कुल राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। यह देश में प्रत्येक व्यक्ति का औसत आय है। प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला होता है कि कुल राष्ट्रीय आय जितना भी इनकम हुआ है टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। क्या मैंने बताया? याद है, टोटल पॉपुलेशन। जब इनको हम लोग टोटल जनसंख्या को टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से जब हम लोग डिवाइड करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं सर पर कैपिटल इनकम, प्रति व्यक्ति आय। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन में सारा क्वेश्चन मिक्स टाइप का क्वेश्चन लेकर आया हूं ताकि मैं बेहतरीन तरीके से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आए। अब आप लोग सुन चुके हैं बहुत बार दोहरी गणना, सुने या नहीं? दोहरी गणना के बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छी बात सुने हैं। राष्ट्रीय आय के मापन में वस्तु या सेवा, कोई किसी भी चीज का हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है, सेवा का मूल्य एक दूसरे से अधिक होती है। क्या होती है मेरे भाई? राष्ट्रीय आय के मापन में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार जोड़ा जाना ही दोहरी गणना कहलाती है। जिससे राष्ट्रीय आय वास्तविक आय से अधिक निकल जाती है, जिससे राष्ट्रीय आय होती है वास्तविक आय से अधिक होती है। मैं एग्जांपल में मान चलता हूं, मैं राशन की दुकान गया हूं, 5 रुपया का मैं खरीद लिया, याद रखिएगा, आलू, 7 रुपया खरीद लिया प्याज, मेरा टोटल कितना होगा? 12 रुपया। और वो बंदे ने क्या किया ना, दुकानदार ने आलू को दे दिया है, गलती से 2 बार काउंट कर दिया है और इस तरह से कर दिया है मेरा बिल 17 रुपया। तो इसको हम लोग बोलते हैं सर डबल काउंटिंग। क्या मेरे भाई? डबल काउंटिंग, दोहरी गणना। क्या होती है? दोहरी गणना। राष्ट्रीय आय के मापन में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार जोड़ देना ही दोहरी गणना कहलाती है। चाहे वह नेशनल इनकम हो, याद रखिएगा, कुछ भी हो सकता है। मैं अभी तो राशन दुकान के बारे में बताया हूं, ठीक है, समझाने के लिए। आते हैं सर अगला कुछ, राष्ट्रीय आय को मापने की कौन कौन सी विधि है? इसको आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। अब इस क्वेश्चन को ये ना समझिए कि सब्जेक्ट में ही पूछेंगे, नहीं। राष्ट्रीय आय मापने के लिए 3 विधि होती है, इसके अलावा कोई नहीं होता है। चौथा देखिए मेरे भाई, चौथा क्या करेंगे ना, आपसे एक लिख देगा प्रतिशत विधि। एक पहला हम लोग क्या हो गया, उत्पादन विधि, व्यय विधि, आय विधि और एक प्रतिशत विधि। और आपसे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे इनमें से कौन राष्ट्रीय आय का मापन नहीं है, तो बताएंगे सर क्या हो जाएगी? प्रतिशत विधि नहीं है। समझ में आया मेरे भाई? इसी को हम लोग बोलते हैं सर, याद रखिएगा, थ्योरी समझ में आ जाए तो ऑब्जेक्टिव हलवा है। क्या मेरे दोस्त? हलवा है, ठीक है, समझते हैं, समझना बहुत जरूरी है। उत्पादन विधि, प्रोडक्शन मेथड, किसी निश्चित वर्ष में कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हुई मापन उत्पादन विधि कहलाता है। जब भी हम लोगों का कुल उत्पादन होती है वस्तुएं और सेवाओं का जो भी हम लोग मौद्रिक लाभ होती है मेरे भाई, जब इसके हम लोग लेखा जोखा करते हैं, मापते हैं, तो उसी को बोलते हैं सर हम लोग उत्पादन विधि। एक्सपेंडिचर मेथड, यह राष्ट्रीय मापन की सर्वोत्तम विधि है। यह राष्ट्रीय मापन की सर्वोत्तम विधि है। इसमें राष्ट्रीय आय का मापन बचत और व्यय के द्वारा किया जाता है। आय विधि, इनकम मेथड, उत्पादन के साधन पर लगे हुए समस्त व्यक्तियों के आय के मापन द्वारा राष्ट्रीय आय का मापन विधि कहलाती है। यह सर नेशनल इनकम का 3 मेथड विधि के माध्यम से नेशनल इनकम फाइंड किया जाता है। राष्ट्रीय आय के मापन में होने वाली कठिनाइयां, अब कठिनाई क्या क्या है इसके बारे में हम लोग अभी जस्ट देखने वाले हैं। चलिए मेरे भाई, इसकी कठिनाई क्या क्या है एक बार आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत सिंपल है। एक बार इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर एक बार अच्छी तरह से पढ़िए इनको, ठीक है। प्रत्यक्ष कर के 3 उदाहरण दे। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर के 3 उदाहरण क्या है मेरे भाई? पहला सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी, उत्पादन शुल्क, एक्साइज ड्यूटी, बिक्री कर, सेल टैक्स। 2 मार्क्स का आएगा आपके पेपर में। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे आपका हो गया, कोई भी हम लोग गिफ्ट खरीदने के लिए गए हैं दुकान वाला बताया 50 रुपया दाम है, तो मैं हम लेकर आ गए, लेकिन उसमें क्या है? टैक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है।
मेरे बात को समझ पाए? अप्रत्यक्ष कर का अगर उदाहरण पूछे तो बताना है सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, बिक्री कर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फटाफट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि समय बहुत कम। अंतिम वस्तु किसे कहते हैं? फाइनल गुड्स। वस्तु वह वस्तु जो उत्पादन की सीमा, क्या मेरे भाई, वह वस्तु, याद रखिएगा, वह वस्तु जो उत्पादन की सीमा रेखा, बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को पार कर चुकी है तथा उपभोक्ता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है, अंतिम वस्तु कहलाती है। अंतिम वस्तु विक्रय होने के बाद आर्थिक प्रवाह से बाहर हो जाता है। जैसे गेहूं से बनाते हैं आटा, आटा से बनाते हैं ब्रेड। गेहूं क्या आ जाएगा? कृषि पदार्थ, ये कृषि लोग करते हैं। आटा क्या आ जाएगा? मध्यवर्ती वस्तु। अब इस आटा से हम लोग बहुत कुछ बना सकते हैं, रोटी भी बना सकते हैं, पारोटी भी बना सकते हैं, बहुत सारे चीज हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, मध्यवर्ती वस्तु हो गया और इसको हम लोग बोलते हैं सर अंतिम वस्तु। ब्रेड के अलावा, ब्रेड से हम लोग और कुछ बना नहीं सकते हैं। अब बोलेंगे सर ब्रेड चॉप बनाएंगे, मेरे भाई वही तो ब्रेड मतलब वही तो हो गया, इसको हम लोग अंतिम वस्तु कहते हैं। समझ में आ रहा है? बता दीजिए मेरे दोस्त, क्या सर हम लोग को समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो एक बार जरूर बता दीजिए ताकि हमें पता चलेगा कि मैं जो आपको बता रहा हूं वस्तु विनिमय प्रणाली बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन को जितना तारीफ किया जाए मेरे दोस्त बहुत कम है। क्या है? इस क्वेश्चन को मैं जितना भी तारीफ करूं बहुत ही कम है। क्या है? बहुत ही कम है। एक एक क्वेश्चन को ना ध्यान से दिख रहा है। मैं एक क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा जो 2023 और 22 के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट बना था। एक क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा जो मुझे मिल चुका है। रेपो दर क्या है मेरे भाई? रेपो दर, व्हाट इज रेपो रेट? समझिएगा, रेपो रेट ब्याज की वह दर जिस पर वाणिज्य बैंक, केंद्र बैंक से अल्पकालीन ऋण ले सकते हैं थोड़े समय के लिए, उसी को हम लोग रेपो रेट कहते हैं। क्या है समझिए फिर से, 2 मार्क्स का आएगा आपके पेपर में। ब्याज की वह दर, ब्याज का, इंटरेस्ट का वह रेट जिस पर वाणिज्य बैंक, केंद्र बैंक से थोड़े समय के लिए ऋण ले सकती है। केंद्र बैंक, सेंट्रल बैंक से थोड़े समय के लिए ऋण ले सकती है वाणिज्य बैंक, उसी को रेपो रेट कहते हैं। वैधानिक तरलता अनुपात क्या है? वैधानिक तरलता अनुपात SLR, वैधानिक तरलता अनुपात के अंतर्गत प्रत्येक व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत अपने पास तरल रूप में रखना पड़ता है। इसी को हम लोग बोलते हैं सर तरलता। क्या कहते हैं? याद, वैधानिक तरलता अनुपात। ये क्वेश्चन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा, जिस कारण से मैं क्वेश्चन डायरेक्टली आपको यहाँ पे बताने की कोशिश किया हूँ। चलिए और एक दो क्वेश्चन है जो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है मेरे भाई जो कई सालों से बार बार, अब ये क्वेश्चन को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें बार बार कमेंट कर रहे मेरे भाई। इसको करने के लिए आपको एक 2 फॉर्मूला पता होना चाहिए। 1/1 - MPC K = 1/MPS आपको पता होना चाहिए। समझिए, इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ना आप लोग थोड़ा सा सीरियस मोमेंट से समझिए और आंसर नहीं देखना है। ठीक है, आंसर को नहीं देखना है। मैं जिस तरह से समझा रहा हूं समझिएगा। यदि किसी अर्थव्यवस्था में उपभोग फलन, क्या है मेरे दोस्त? उपभोग फलन 150 + 0.6y, ठीक है तो एमपीसी तथा गुणांक का मान ज्ञात करें। एमपीसी मेरे भाई याद रखिएगा, एमपीसी कुछ नहीं करना है, इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे मेरे भाई। ये है सर एमपीसी का मान, बस याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला आपको क्या लिखना है मेरे दोस्त? याद रखिएगा, सी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? a + by। क्या होती है? by नहीं होता है मेरे भाई, याद रखिएगा। ये b जो है ना कैपिटल में लिखना है। ABCD आज ही के क्लास में मैंने बताया था, डी तक बताया था मैं आप लोगों को। अब नहीं देखेंगे तो फिर ये आप लोगों की गलती है। मैं ए बी 2 टर्म दिया है तो मैं बी तक जा रहा हूँ, वाई का वैल्यू दिया है तो वाई लिखेंगे। एक जगह याद रखेंगे मेरे भाई ए बी होता है, याद रखें मेरे, इसको हम लोग बोलते हैं ना, जो बी है मेरे भाई, यहाँ पे बी जो होती है हम लोग का, उसी को बोलते हैं सर एमपीएस। क्या बोलते हैं? एग्जाम में इस तरह से बनाना होगा आप लोगों को, एग्जाम में इस तरह से बनाना होगा, एमपीसी = बी, और बी का वैल्यू यहीं पे दिया था सर 0.6। ये है सर हम लोग को उत्तर निकल कर आ चुकी। किसका बताइए मेरे दोस्त, किसका आंसर निकल कर आया? तो बताएंगे सर एमपीसी का मान हम लोग को निकल कर आ गया। ठीक, अब हमें निकालना है सर गुणांक का मान। गुणांक का एक फार्मूला होता है मेरे दोस्त, क्या होता है कि k = 1/, याद रखिएगा, 1 - MPC होता है या नहीं? बताइए सर। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, हमें पता चल गया होगा। k का वैल्यू निकालना है तो k को k ही रहने देते हैं, याद रखिएगा, बराबर 1/1 - 0.6 है सर, 0.6। ठीक है, अब क्या करेंगे सर? 1, ठीक है, 1/,
जब एक को 0.6 से घटाएंगे तो आएगा सर 0.4, डाउट नहीं, पॉइंट को हटाएंगे तो आएगा सर 0, 2 5 6 10, 2 दूनी 4, जब इनको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.5। यह है सर हम लोग का वैल्यू के का। याद रखिएगा मेरे भाई, यहां पे जो टर्म लिखा रहेगा सोचिए वही आपका एमपीसी का वैल्यू दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि इतना अगर अच्छी तरह से बना लेते हैं पेपर में तो 3 मार्क्स आपको यूं ही मिल जाएगी। उम्मीद कर सकते हैं ना मेरे दोस्त। चलिए आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में अब आ गया होगा। अब मैं चाह रहा हूं कि ये सब क्लास को मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताने की कोशिश करूंगा। पहले 2 लेक्चर में बताया हूं जिनको अच्छी तरह से मैं अपनी तरफ से मेहनत किया हूं, बस उसको अगर अच्छी तरह से देख लेते हैं तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपके पेपर में अगर इस तरह से क्वेश्चन आए तो हम लोग को लिखेंगे कैसे। ठीक है, अब कौन सा क्वेश्चन आप लोगों का पेपर में देखना है मेरे दोस्त, याद रखिएगा कौन सा क्वेश्चन को देखना है। सबसे पहले देखिए यहां पे आपको, सबसे पहले मैं अभी जस्ट आप लोगों के लिए एक क्लास अपलोड किया हूं। सबसे पहले इसको देखिए आप, ऑब्जेक्टिव का जितना भी क्लास में अपलोड कर रहा हूं, इकोनॉमिक्स का आपका ये जो क्वेश्चन आ गया, फिर इकोनॉमिक 90 टॉप वीवीआई एमसीक्यू, चाहे आपका चलेगा सर वायरल प्रश्न, चाहे आपका एसटी वीवीआई आपका सॉरी न्यूमेरिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे इकोनॉमिक्स का 40 प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस का पेपर दिखेगा जरूर, प्रीवियस का पेपर देखना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। ठीक है, तो अगर क्लास अच्छा लगा तो बता दीजिएगा, मैं तुरंत भी आपके सामने लेकर आने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।